मेरा नाम अमन है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी कंपनी खोली थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया। मेरी कंपनी में कोई भी लेट आता तो मुझे गुस्सा आ जाता। कुछ दिनों से मैं बिजनेस के काम से लंदन गया हुआ था। मैं लंदन से वापस आया तो कंपनी की यह हालत थी। मैंने कितनी बार कहा है, मेरी कंपनी में काम करने वाले हर इंसान को वक्त का पाबंद होना बहुत जरूरी है। इस कंपनी में क्या हो रहा है, मेरी कंपनी को पूरा जंगल खाना बना रखा है। मेरी कंपनी में मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप सब लोग। और सुलेमान मामा, आप 10 दिन से कहाँ गए थे? मामा ने कहा, सर मेरे बेटे की शादी थी, इस वजह से मैं 10 दिन की छुट्टी पर था। मैंने गुस्से में मामा से कहा, कौन सी कंपनी में किसी को बिना बताए इतनी लंबी छुट्टी ली जाती है? और मैडम आप बताइए, आप सुबह 10 बजे कंपनी आ रही हैं? यह क्या हो रहा है यहाँ? मैं सिर्फ 1 महीने के लिए लंदन गया था और मेरी कंपनी को चिड़ियाघर बना दिया गया, जिसका जब मन करता है तब आ जाता है। मैंने यह बात कितनी बार समझाई है कि वक्त का पाबंद बनो। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज सबको जॉब से निकाल दूंगा। मैंने सब लोगों से बोला, सब स्टाफ मेंबर प्लीज मीटिंग रूम में आ जाएं। और मैं भी मीटिंग रूम में चला गया। मेरे गुस्से के बारे में पूरी कंपनी जानती थी कि मैं गुस्से और सख्त मिजाज का इंसान हूँ। मैं लंदन से 3 महीने बाद लौटने वाला था, लेकिन अचानक से 1 महीने में ही वापस आ गया। पूरा स्टाफ मुझे देखकर चौंक गया कि सर तो 3 महीने बाद आने वाले थे, तो एकदम कैसे आ गए? पूरा स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखने लगा। मीटिंग रूम में मैं सबका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में सब स्टाफ मेंबर आ गए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं आप लोगों को किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ? मैंने मैनेजर से बोला, वर्कर तो दूर की बात है, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं हैं। मैंने सबसे गुस्से में बोला, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं, कल से कंपनी आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर और सभी स्टाफ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सर हमें आज माफ कर दीजिए, आगे से आपको कोई गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी। मैं गुस्से का तेज जरूर था, लेकिन दिल का बहुत साचा और नरम दिल था। कल भर में गुस्सा खत्म कर देता था। मैंने कहा, सब अपने अपने कैबिन में जाकर काम करें। सब मुस्कुराते हुए अपने अपने कैबिन में चले गए। मैंने गुस्सा कम हुआ तो मैं मीटिंग रूम में बाहर आया और सोचा सुलेमान मामा से माफी मांग लूं। मैंने सुलेमान मामा के पास गया और देखा कि सुलेमान मामा हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहे थे। मैं सुलेमान मामा के पास जाकर खड़ा हो गया और मामा से पूछा, मामा कैसे हैं आप? वो कहने लगे, अमन साहब हम ठीक हैं। फिर मैंने उन्हें उनके बेटे की शादी की बधाई दी और फिर कहने लगा, मामा माफ करना, आपको तो पता है कि गुस्से में मैं कुछ भी बोल देता हूँ। सुलेमान मामा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा 10 साल से जानता हूँ आपको, हम समझते हैं आप गुस्से में बोल देते हो। हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते। मैं अपने चैम्बर की विंडो से अपनी कंपनी में देख रहा था कि सब काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठे कुछ स्टाफ एक दूसरे से बात कर रहे थे। अमन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी इस कंपनी की वजह से 1,000 लोगों का पेट पल रहा है। लेकिन अमन सर जितने अच्छे इंसान हैं, उनके अंदर कुछ बुराइयां भी हैं। वो शराब, चरस आदि के नशे भी किया करते हैं, लेकिन वो यह सब अपने दिमाग को सुकून देने के लिए नशा करते हैं। उनके पास घर, गाड़ियां, पैसा, औकात सब कुछ बहुत ज्यादा है और न जाने कितने बड़े बड़े खानदान से रिश्ते आ चुके हैं। लेकिन अमन सर इनकार कर देते, ना जाने उन्हें कैसी लड़की चाहिए, हर खूबसूरत लड़की को ठुकरा देते। यह लोग जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी। इस बात के बारे में माँ ने भी मुझे बहुत समझाया करती कि बेटा तुमको अब शादी कर लेनी चाहिए, पर मैं हर बार की तरह उनसे शादी के लिए इनकार कर देता। मेरी माँ कहती कि ना जाने क्यों जनाब को शादी वाली बात पर गुस्सा आ जाता है। फिर मैं कंपनी से बाहर आ गया और घर आकर नौकर से बोला कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर शराब की बोतल खोली और पीने लगा। नशे में डूब गया और नुसरत की नज़लें सुनते सुनते सो गया। मैं नशे की हालत में डूबकर सो रहा था। अगले दिन मेरे दोस्त के यहाँ दावत थी। मैं दावत में गया और वहां देखा कि एक औरत अपने पति से कुछ ऐसा कह रही थी, मैं माँ बनने वाली हूँ रोहित, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। उस औरत का नाम सुरभि था।
और वह मेरे दोस्त की भाभी थी। सुरभि अपने पति को बोल रही थी। इतने में उसके पति रोहित ने सुरभि की तरफ देखा और बोला, सुरभि, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे एक भाई की 6 बेटियां हैं और दूसरे भाई की 8 बेटियां हैं, और अगर तुमने भी बेटी पैदा की तो तुम घर मत आना, अस्पताल से कहीं और चले जाना, समझी? सुरभि गुस्से से बोली, रोहित, मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। बेटी है या बेटा, यह बात मैं नहीं जानती, यह सब ऊपर वाले के हाथ में है। वह बेटी दे या बेटा, मैं माँ हूँ, बेटी हो या बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी तो बाप हो, तुम्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम मर्द यह बात क्यों नहीं समझते? सुरभि समझदार और बहाया लड़की थी, लेकिन उसकी शादी अजनबी लोगों में की गई थी। उसके माँ बाप नहीं थे, भाइयों और बहनों ने ही शादी करवाई थी। लेकिन यह भी सच है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद भाई भी अजनबी बन जाते हैं। शादी के बाद भाई या बहन किसी ने भी सुरभि का हालचाल तक नहीं पूछा। सुरभि बहुत परेशान लग रही थी रोहित के इस रवैये से। कुछ वक्त बाद सुरभि रोहित के पास बैठकर बोली, रोहित, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या बेटी हुई तो आप मुझे छोड़ दोगे? रोहित ने बिल्कुल साफ कहा, हाँ सुरभि, मेरी बेटी हुई तो वापस मत आना मेरे घर में, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह बोलकर रोहित कमरे से बाहर चला गया। सुरभि बहुत परेशान थी और कह रही थी, ए ऊपर वाले, रोहित के अंदर समझदारी अदा कर, या बेटा दे दे। अगर बेटा न दिया तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कभी कभी खुदा वही करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऊपर वाला बेहतर जानने वाला है, उसके हर काम में बेहतरी होती है। कुछ राज छुपे होते हैं जो वक्त आने पर खुलते हैं, जो हमारी अकल और समझ से बहुत दूर होते हैं। मैं वहां अपने दोस्तों से बात करते करते ये सब देख रहा था। फिर सुरभि को दर्द शुरू हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। फिर मैं भी अपने घर आ गया। मैं सोच रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं मन ही मन ऊपर वाले से बोल रहा था कि उसे बेटा दे दे। मैं उसके लिए परेशान था, इधर उधर घूम रहा था। फिर मेरे जहन में आया कि मैं अपने दोस्त को कॉल करके पूछता हूँ कि सुरभि कैसी है, उसे तो पता होगा क्योंकि वह उसकी भाभी थी। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की और सुरभि का हालचाल पूछा। उसने बताया कि सुरभि की बेटी हुई है और भाई उसे अस्पताल में ही छोड़कर चले गए। वह वहाँ अकेली थी। मैंने अपने दोस्त से अस्पताल का पता पूछा और उसने मुझे पता बता दिया। मैंने सोचा था कि मैं जाकर सुरभि की मदद कर दूंगा, लेकिन पता सुनते ही मेरे जहन में आया कि इस अस्पताल में तो मेरी दोस्त डॉक्टर है। फिर मैंने उसे कॉल की और पूछा कि सुरभि नाम की एक औरत की डिलीवरी हुई है, वह कैसी है? उसने मुझे शुरू से आखिर तक सब बात बताई कि उस औरत का पति बेटी का नाम सुनते ही उसे अस्पताल में छोड़कर चला गया और उसकी बेटी बहुत प्यारी है, गुलाब की पंखुड़ियों जैसी। हमने उस बच्ची को उसकी माँ को सौंप दिया और सुरभि उसे अपने सीने से लगाकर चूमने लगी। फिर मैंने पूछा कि सुरभि के पति कहाँ गए, तो उसने बताया कि वह अब कभी नहीं आएंगे। डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा क्यों, लेकिन अब अस्पताल का बिल कौन देगा? फिर सुरभि ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। एक नर्स ने सुरभि को उसका बैग उठाकर दिया। सुरभि ने उसमें से 80,000 रुपये निकाले और कहा, जितना बिल है ले लीजिए। बिल बिल्कुल 40,000 का था। अब सुरभि को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तभी रोहित ने फोन किया और तलाक दे दिया। रोहित ने कहा, सुरभि, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम अब मेरे लिए अजनबी हो, तुम मेरा नाम तक मत लेना, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। यह कहकर रोहित ने फोन काट दिया। सुरभि कहाँ जाती, कहाँ रहती? भीगी पलकों से वह मर्द की गैरत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने स्वार्थी होते हैं? जब चाहे औरत को छोड़ दे और जब चाहे किसी दूसरी औरत को अपना ले। बरसों की मोहब्बत को पैरों तले रोंदने में देर नहीं करते। औरत मर्द को जिस्म पर अलग बर्दाश्त करे और रूह पर अलग बर्दाश्त करे। औरत नौकरानी भी बने और खिलौना भी बने। औरत जुबान न खोले और सब कुछ समझे भी। ए रोहित जैसे मर्द, तेरी इस खुद गर्जी पर लानत। सुरभि सोचों में कस कस में खोई हुई थी। फिर उसने अपने दोस्त को कॉल की और उसे बताया कि रोहित ने उसे छोड़ दिया। दोस्त हैरान थी। तलाक? लेकिन क्यों? सुरभि रोने लगी। अपने दोस्त से बोली, क्योंकि एक बेटी को जन्म दिया है। उसी दिन उसकी छुट्टी हो गई और वह अपने दोस्त के घर चले गए। मैं भी अब सुकून में हो गया था। सुरभि कुछ दिन वहां रही और फिर उसने सोचा कि अपने भाई के पास बिजनौर चले जाऊं, उन्हें सब कुछ बताऊंगी, शायद कोई जीने का रास्ता निकल आए।
सुरभि बहुत पढ़ी लिखी थी। अपने दोस्त के घर रहते रहते 9 महीने गुजर गए। फिर सुरभि ने अपने दोस्त से कहा, मैं अपने भाई के पास बिजनौर जाना चाहती हूँ। वहां जाकर कोई नौकरी कर लूंगी। रोहित ने तलाक देने के बाद कभी खबर तक नहीं ली कि सुरभि कहाँ है, कहाँ भटक रही है। भूखी प्यासी कहीं मर तो नहीं गई। आखिर रोहित मर्द था। रोना सिर्फ औरतों के नसीब में होता है। तड़पना औरतों को पड़ता है। दर्द औरत सहती है। थप्पड़ औरत को मारा जाता है। गाली भी औरत सुनती है और तलाक भी औरत को ही दी जाती है। रुसवा भी औरत होती है और लोग हमदर्दी मर्द से करते हैं और फिर तवायफ भी औरत कहलाती है। औरत के नसीब में ही ये सब क्यों होता है? ये सब बातें सुरभि अपने दोस्त से कह रही थी। सुरभि रामपुर से बिजनौर के लिए रवाना हुई। उसकी बेटी अभी 3 महीने की ही थी। उसने टिकट लिया और ट्रेन में जाकर बैठ गई। मैं भी कंपनी के किसी काम से रामपुर आया था, लेकिन वापसी में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। अगले दिन बिजनौर में मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि ट्रेन में ही चला जाता हूँ। मैंने टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गया। मैंने देखा कि यह तो सुरभि है, लेकिन सुरभि मुझे नहीं पहचानती थी। मैं बिल्कुल सुरभि के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। सुरभि अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। ट्रेन चल पड़ी। शाम का समय था। मैं देख रहा था कि सब लोग सो रहे हैं, लेकिन सुरभि किसी सोच में गुम थी। रात हो गई, लेकिन सुरभि आंसू छुपाते हुए रो रही थी और उसे आंखों चुरा चुरा कर देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत बेटी, और उस आदमी ने इसकी क्या हालत कर दी। यह देखकर मैं सोच रहा था। मैंने सुरभि से बात करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और खामोश बैठा रहा। ट्रेन चलती रही, फिर एक स्टेशन पर आकर रुकी और मैं ट्रेन से उतरा कुछ खाने के लिए। फिर वापस आकर बैठ गया, लेकिन सुरभि वहीं बैठी रही। बेटी रो रही थी, शायद उसे भूख लगी थी। बच्ची को रोते हुए 20 मिनट गुजर गए। सुरभि उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। हिम्मत करके मैंने सुरभि से कहा, मुझे दो, मैं चुप करवाता हूँ। पहले तो सुरभि ने मना कर दिया, लेकिन बच्ची चुप ही नहीं हो रही थी, इसलिए सुरभि ने उसे मुझे दे दिया। जैसे ही बच्ची मेरे हाथों में आई, बच्ची चुप हो गई और मैं मुस्कुराने लगा और बच्ची से बातें करने लगा। मेरी बेटी को भूख लगी है क्या? आपकी मम्मी को भी भूख लगी है? बच्ची मुस्कुराने लगी। फिर जो खाना मैं अपने लिए लाया था, वह खाना मैंने सुरभि को दे दिया और कहा, ये आप खा लीजिए। सुरभि ने मना कर दिया, लेकिन मेरे ज्यादा कहने पर उसने खाना ले लिया। आखिर उसे भूख लगी थी और वह खाना खाने लगी। ट्रेन को चलने में अभी समय था। मैं बच्ची को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। सुरभि खिड़की से देख रही थी। मैं पानी की बोतल लेने गया था, लेकिन सुरभि घबरा गई थी कि कहीं यह अजनबी मेरी बेटी को लेकर भाग न जाए। खैर, मैं तो पानी लेने ही गया था और कुछ देर बाद वापस आया। बच्ची कंधे से लगकर सो गई थी। सुरभि ने मुझसे कहा, मुझे बच्ची दे दो। मैंने कहा, आप कुछ देर सो जाइए। आप इतनी देर से ऐसी बैठी हैं, थक गई होंगी। सुरभि वाकई बहुत थक चुकी थी और मेरे कहने पर सो गई। ट्रेन चल पड़ी और बच्ची भी सुकून से सोई हुई थी। मैं फोन पर बात कर रहा था। सुरभि सर्दी की वजह से कप कपा रही थी। फिर मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दी तो उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। सुरभि को तेज बुखार था। सुरभि नींद में बोल रही थी, रोहित ने मुझे तलाक क्यों दिया? दर्द से सर फट रहा है, दबा दो। यह सुनकर मैंने सोचा उसका सर दबा दूं। मैं पास बैठकर उसका सर दबाने लगा। बिजनौर पहुंचने ही वाले थे कि सुरभि की आंख खुल गई। वह मुझे अपने इतने करीब देखकर डर गई। मेरे हाथ सुरभि के सर पर थे। सुरभि घबराकर उठी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? फिर उसने मुझे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। पहली बार किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पता नहीं मैं क्यों उसकी इतनी हमदर्दी कर रहा था। थप्पड़ मारने के बाद सुरभि ने बेटी को मेरी गोद से उठाया और बोली, शर्म आनी चाहिए। इतने में मैं कुछ कह पाता कि सुरभि उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। ट्रेन रुकी तो वह उतर गई। देखते ही देखते सुरभि कहीं खो गई। मैं ट्रेन से बाहर आया। मेरा ड्राइवर मुझे लेने आ चुका था। मेरा दिल और मेरे दिमाग में सुरभि बस चुकी थी। वह छोटी सी बेटी जो प्रिंसेस लग रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे नहीं पता था कि सुरभि बिजनौर क्यों और किसके लिए आई थी।
सुरभि अपने भाई के घर पहुंची। भाई भाभी सब हैरान थे कि सुरभि बेटी को लेकर आ गई। सुरभि ने सब कुछ बताया कि रोहित ने बेटी पैदा होने पर तलाक दे दी। भाई ने हौसला दिया, हम बात करेंगे, उसे अदालत भी जाएंगे। लेकिन सुरभि ने मना कर दिया। वह पढ़ी लिखी थी और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सुरभि कहने लगी, भाई अगर आप अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दे, और भाभी की तरफ देखकर बोली, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। भाभी आप परेशान न हो, बस कुछ दिन मैं नौकरी ढूंढ लूंगी। भाई और भाभी ने सुरभि को अपने घर पर रख लिया। कुछ दिन गुजरे। सुरभि ने एक कंपनी का विज्ञापन देखा जिसमें मैनेजर की जरूरत थी। सैलरी भी अच्छी थी और घर भी मिलना था। पहले सुरभि ने ऑनलाइन फॉर्म भरा। कंपनी ने डिग्री देकर इंटरव्यू के लिए बुला लिया। सुबह 10 बजे इंटरव्यू था। सुरभि तैयार हुई, अपनी बेटी को भाभी को दिया और परीक्षा के लिए तैयार होकर ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शन पर अपना नाम बताया कि इंटरव्यू के लिए बुलवाया है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम आप इंतजार करें, सर आपको बुलाएंगे तो भेज दूंगी। 2 घंटे गुजर गए, फिर आवाज आई, मैडम सुरभि आप आ जाएं। सुरभि का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह ऑफिस में दाखिल हुई। सर सामने बैठे हुए उसका रिज्यूम पढ़ रहे थे। नाम सुरभि, उम्र 24 वर्ष, तलाकशुदा, एक बेटी, और यह कंपनी किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही कंपनी थी। मैं अमन हूँ। मैंने एक नज़र उठाकर जैसे देखा तो सामने सुरभि थी। सुरभि मुझे यहाँ देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी, यह तो वही ट्रेन वाला लड़का है जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। सुरभि डर गई, लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो मुझे रातों को सोने नहीं देती। मैं अपनी कुर्सी से उठा। जब मैं कुर्सी से उठा तो सुरभि डर गई कि यही वही लड़का है जिससे उसने ट्रेन में थप्पड़ मारा था। सुरभि बिना इंटरव्यू दिए कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने आवाज दी, मैडम रुकिए। मैं बहुत ज्यादा खुश था। इस सब के बीच शायद मैं सुरभि से मोहब्बत करने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई सपना पूरा हो गया हो, जैसे कोई बिछड़ा बरसों बाद वापस आ गया हो। मैंने कहा, मैडम बैठिए। सुरभि समझ रही थी कि यह मुझे कभी नौकरी नहीं देगा। मैंने प्यार से पानी का गिलास उसके सामने कर दिया और पूछा, बताइए आपकी बेटी कैसी है? धीमी आवाज में उसने कहा, ठीक है। फिर सुरभि बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने आपको थप्पड़ मार दिया था। सर मुझे पता है आप गुस्से में होंगे, आप मुझे जॉब भी नहीं देंगे, लेकिन सर मैं बहुत मजबूर हूँ। पर कोई बात नहीं सर, आप बस मुझे माफ कर दीजिए। वह अपने पेपर्स उठाकर जाने लगी। इतने में मैंने अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर दिया और कहा, नौकरी पक्की हो गई है आपकी, कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सुरभि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पलके झुकाए हुए बैठी थी और मैं उसे देख रहा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मैंने अपने दिल में कहा, अमन खुद को संभालो, वरना इन आंखों में डूबकर फना हो जाओगे। सुरभि उठकर बोली, सर मैं चलती हूँ, मेरी बेटी रो रही होगी, अभी वह 6 महीने की है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, आप चाहे तो मैं आपको घर छोड़ दूं? सुरभि ने कहा, नहीं सर मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। वह चली गई। मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें मिल जाना जिंदगी और बिछड़ जाना मौत हो। उसी दिन मैंने दूसरे मैनेजर को बुलाया और कहा, मैडम सुरभि कल से ड्यूटी पर आ रही है, उन्हें घर की चाबी और एक ड्राइवर के साथ कार दे देना। मैनेजर बोला, सर कार की बात तो नहीं हुई थी। मैं मुस्कुराया और बोला, बात तो दिल की भी नहीं हुई थी सलमान साहब। सलमान बोला, सर मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा, कुछ बातों को ना समझा जाए तो अच्छा होता है। आपको जो कहा है समझ गए ना? दूसरे दिन सुरभि ऑफिस आ गई, बेटी भी साथ थी। मैनेजर ने ऑफिस दिखाया और फिर ड्राइवर से मिलवाया और बोला, मैडम शाम को यह आपको कंपनी वाला घर छोड़ देगा, बाकी काम मिस्टर राहिल समझा देंगे। मिस्टर राहिल सुरभि को काम समझा रहे थे। सुरभि बेटी को गोद में लिए सब समझ रही थी। उस दिन मैं शराब के नशे में डूबा हुआ था और मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग भी थी, लेकिन मेरी शराब की लत ने सबको परेशान कर रखा था। मीटिंग का टाइम हो गया था, लेकिन मैं घर में सो रहा था। मैनेजर ने बहुत कॉल किए क्योंकि उस दिन मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग थी। दूसरी कंपनी वाले गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर गए चले गए और कहने लगे, इतना लापरवाह इंसान, ऐसे इंसान के साथ हम काम नहीं कर सकते। शराब की वजह से 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। ऑफिस में सब परेशान थे। सुरभि ने मैनेजर से पूछा, सर वह क्यों नहीं आए?
कंपनी की हालत देखते हुए मैनेजर ने कहा, अरे मैडम, अमन साहब की यह कंपनी बहुत जल्द डूबने वाली है। बस आप कुछ दिन रुकी रहिए, फिर देखना सब नई नौकरी ढूंढेंगे। सब स्टाफ मुस्कुराने लगा। उनमें से एक बोला, भाई मेरा तो आखिरी महीना है, मैं अगले महीने जॉब छोड़ दूंगा। मेरी आंख खुली तो मोबाइल में मिस्ड कॉल थी। मैंने टाइम देखा तो रात के 8 बज चुके थे। मैनेजर को कॉल किया कि सलमान साहब, मीटिंग का क्या हुआ। मैनेजर ने आह भरकर कहा, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। यह सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया। कमरे में पड़ी चीजें फेंकने लगा, फिर शराब पी और गिलास जमीन पर दे मारा। मेरे मुंह से झाग निकलने लगे। माँ कमरे में आई, मुझे देखकर तड़प गई और बोली, मेरे बच्चे, यह क्या हाल बना ली है। नशे में मैंने खुद को तबाह कर लिया था। कहते हैं किसी को मौत से बढ़कर सजा देनी हो तो उसे बेपनाह मोहब्बत देकर छोड़ जाओ, बेवफाई कर जाओ या नशे की लत लगा लो। धीरे धीरे सिगरेट से शुरू हुआ नशा शराब और कफ पाउडर तक पहुंच चुका था। अब मेरी माँ ने तय कर लिया था कि मेरी शादी कर देगी। उनकी एक दोस्त अमेरिका में रहती थी। वह पहले से ही मुझे पसंद करती थी और अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करना चाहती थी। उन्होंने 3 महीने का समय लिया। दूसरे दिन मैं ऑफिस गया। सुरभि ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। सबने सलाम किया। मैं बहुत गुस्से में था। मैनेजर और कुछ स्टाफ मेरे पास आए और बोले, सर हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। उन्होंने कहा, सर इस महीने हमारा 50 लाख का नुकसान हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से निकल चुका है और इस महीने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे। और सर हम आपके साथ अब और काम नहीं कर सकते। मैं समझ चुका था कि मुझ पर बुरा वक्त आ चुका है। अब सब चेहरे बदल जाएंगे। अब सब लोग एक एक करके छोड़ते चले जाएंगे। यही तो जमाना है साहब। चलती किरणों को सलाम और डूबती हुई को अलविदा कहते हैं। मैं यह सब समझ चुका था। सबका यह सोचना था कि मैं कुछ दिनों में रोड पर आ जाऊंगा। मैंने जब देखा कि सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो मैं पागल सा होने लगा था। सुरभि कमरे में आई और मुझसे पूछी, सर आप परेशान क्यों हैं। मैं मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, आओ बैठो। उस मैं उस दिन अपने दिल की बात कह देना चाहता था सुरभि से, ताकि अगर सुरभि को भी जाना हो तो छोड़ जाए। मैं अपनी कुर्सी से उठा और लंबी सांस ली। सुरभि, यह कंपनी मैंने बेहद मेहनत से बनाई थी। मैंने दिन रात एक किया, भूख प्यास बर्दाश्त की। फिर मैंने यह कंपनी बनाई और ऊपर वाला भी मुझे कामयाबी देता गया। मैं कुछ दिनों में लाख से करोड़ कमाने लगा। लेकिन फिर मैं शराब के नशे में डूब गया और नशे में रहने लगा। इस नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं सिर्फ अमन हूँ, एक बेबस हारा हुआ इंसान। लेकिन मैं तब टूट गया जब सब काम करने वाले साथ छोड़कर चले गए। मुझे सबसे ज्यादा उनके साथ की जरूरत थी, तो वो लोग इस लम्हे में अपना रास्ता बदल गए। मैंने सुरभि की आंखों में देखा और पूछा, सुरभि तुम मुझसे शादी करोगे। सुरभि अपनी कुर्सी से उठ गई और बोली, सर आप क्या कह रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सुरभि मुझे एक मजबूत सहारे की जरूरत है और वह सहारा आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। जैसे आपको तलाक हुई है, अगर आपकी जगह कोई और दूसरी लड़की होती तो वह खुद खुशी से मर जाती, रोती रहती। लेकिन आपने जमाने की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वरना औरत मजबूरी में आकर अपना जिस्म तक दे देती है। सुरभि समझ रही थी मेरी यह बात, लेकिन वह डर रही थी कि मैं मजबूरी में यह फैसला कर रहा हूँ। कल जब हालात कुछ और होंगे तो मैं उसे छोड़कर जाऊंगा। मैंने सुरभि से कहा, आप टाइम ले सकती हैं, आप सोच लें। सुरभि बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली गई। सुरभि रात भर सोचती रही। अमन को इस वक्त एक साथी की जरूरत, लेकिन जरूरत पूरी हो जाने पर क्या होगा। उसको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। और सुरभि ने फैसला किया कि मैं भी जॉब छोड़ दूंगी। उस दिन मैं ऑफिस नहीं आया था। फिर सुरभि घर आई तो गार्ड ने दरवाजा खोला। सुरभि ने कहा, अमन साहब से मिलना है। गार्ड आकर मुझसे कहा, आपसे कोई मिलने आया है। पहले तो मैंने गार्ड से मना कर दिया। मुझे भी पता था कि मुझसे सुरभि मिलने आई है। फिर माँ ने गार्ड से कहा, आने दो इस लड़की को। सुरभि अंदर आई और माँ ने बिठाया। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, गोद में बेटी को लिए हुई थी। मेरी बूढ़ी माँ ने कहा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है बेटी। आपको अमन से क्यों मिलना है। सुरभि ने माँ को बताया, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। अमन सर आए तो उनको ये पेपर दे देना। माँ मुस्कुराती हुई बोली, बेटा आप सब क्यों मेरे अमन को छोड़ रहे हैं। पहले ऑफिस वाले छोड़ गए, फिर
मेरी दोस्त जो कहती थी कि अमन मेरा दामाद बनेगा, उसने भी रिश्ता देने से मना कर दिया। आज तुम भी छोड़ जाओगे। वो बेचारा रो रहा था कि कोई सुरभि नाम की लड़की है, वह बहुत अच्छी है, वह मेरे साथ होगी तो मुझको संभाल लेगी, मुझे डगमगाने नहीं देगी, वह बहुत बहादुर है। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने झोली उठाकर दुआ करी, ए ऊपर वाले, उस लड़के को सलामत रखना जो मेरी बेटे की जिंदगी है। सुरभि ने रिजाइन के पेपर्स बैग में रख लिए और वापस चली गई और फिर मुझे फोन किया। उसने कहा, अमन, मुझे तुमसे मिलना है। मैं बहुत खुश था और सुरभि से पूछा, जी अमन, कहाँ मिलना है? सुरभि ने अपने घर बुलाया। मैं सुरभि के घर पहुंचा। सुरभि गुस्से में बैठी हुई थी। मुझसे बोली, अमन, तुम पागल हो क्या? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मुझसे ऐसा क्या है? क्यों जिद लगाए बैठे हो? मैंने सुरभि की बेटी को गोद में उठाया और बेटी को चूम कर बोला, यह प्यारी सी गुड़िया मेरी जिंदगी है। और फिर मैंने सुरभि की तरफ देखा और कहा, सुरभि, तुम एग्रीमेंट कर लो, अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं आया तो छोड़ जाना। सुरभि गुस्से से बोली, अमन, समझते क्यों नहीं हो? मैंने बेटी को सीने से लगाए हुए कहा, सुरभि मान जाओ ना। फिर सुरभि ने हालत देकर मुझसे निकाह कर लिया और दुल्हन बनकर घर आ गई। माँ बहुत खुश थी। सुरभि की बेटी अब मेरी भी बेटी थी। बेटी का नाम खुशी रखा गया। सुरभि मेरे कमरे में गई। सबसे पहले सिगरेट, शराब की बोतल सब कुछ उठाकर बाहर फेंका। माँ देखकर मुस्कुरा रही थी और सुरभि से कहा, अच्छा है मेरी बच्ची, अब तुम ही सुधार सकती हो। मैंने खुशी को गोद में उठाया और बोला, सुरभि, सिगरेट तो रहने दो। सुरभि ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। मैं बिल्कुल चुप हो गया और सुरभि बोली, जाओ, जाकर गार्डन में बैठ जाओ। सुरभि के 4 घंटे की मेहनत के बाद कमरा बिल्कुल बदल गया। मैं कमरा देखकर हैरान रह गया और बोला, सुरभि, यह क्या कर दिया है? हर चीज अपनी जगह पर थी, सलीके से। कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन मुझे यह महसूस हुआ कि जिंदगी औरत के साथ ही जन्नत बनती है। रात का समय था। मैं कंपनी के नफा नुकसान देख रहा था। सुरभि मेरे पास बैठी चाय पी रही थी और खुशी बेड पर लेटी खेल रही थी। मैंने सांस भरी और सुरभि से बोला, 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है, मैं क्या करूं अब? सुरभि ने मेरा हाथ पकड़कर दबाया, आंखों में देखा और कहने लगी, हिम्मत से काम करो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने सुरभि का हाथ अपने सीने पर रखा। सुरभि, मेरा हौसला, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो। खुशी मुझको ही अपना पापा समझने लगी। सुरभि से ज्यादा वह मुझसे अटैच हो चुकी थी। सुरभि ऑफिस गई, नई कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लिया, खुद मीटिंग अटेंड कर दी। कॉन्ट्रैक्टर सुरभि पर यकीन करने लगे। सुरभि का लहजा बहुत असरदार था। मैं ऑफिस में बैठा था जब मुझे फोन आया, मिस्टर अमन, सुरभि मैडम के साथ जो हमने 9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था वह हम आपको देते हैं, बाकी की बातें मिलकर हो जाएगी। मैं खुशी से झूम उठा, दौड़ते हुए सुरभि के पास गया, सुरभि को बाहों में उठाया। अरे अमन, पागल हो गए हो क्या? ऑफिस है। मैंने सुरभि की आंखों को चूमा और बोला, मेरी जान, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कंपनी एक बार फिर कामयाबी की तरफ बढ़ने लगी। मैं हर नशा छोड़ चुका था। खुशी 12 साल की हो गई थी। हमें ऊपर वाले ने एक बेटा भी दे दिया जिसका नाम यश था। खुशी पढ़ रही थी। तभी 1 महीने बाद मैं इंग्लैंड से लौटा। खुशी दौड़ते हुए मुझसे लिपट गई, पापा, आई मिस यू। आप कहाँ चले गए थे? पता है आपको कितना मिस किया हमने। मैंने खुशी को गोद में उठाया और कहा, अरे मेरी बेटी, पापा को मिस कर रही थी। फिर मैं अपनी माँ से मिला। यश अपनी दादी के पास बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। सुरभि को देखकर मैं मुस्कुराया। हम दोनों ने बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। खुशी 24 साल की हो गई और बेटा 18 साल का। अब सुरभि और मैं बूढ़े हो रहे थे। खुशी मेरा हाथ पकड़े मुझसे बोल रही थी, पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, लेकिन मम्मा नहीं जाने दे रही। मैंने सुरभि की तरफ देखा, वह अखबार पढ़ रही थी। फिर मैंने खुशी से कहा, बेटी, तुम्हारी माँ सही कहती है, उदास हो जाती है ना मम्मा आपके बिना। अब आपको अपना बिजनेस संभालना है और माँ का ख्याल रखना है। माँ बीमार है ना, इसीलिए डॉक्टर ने उसे काम करने को मना किया है। आप उनका बेहतर ख्याल रख सकती हैं। सुरभि की नजरें कमजोर हो चुकी थी, उसे चश्मा लग चुका था। सुरभि ने कहा, अमन, इस बार वर्कर्स को सैलरी जल्दी दे देते हैं, ईद है, कुछ शॉपिंग करनी होगी उन्हें। मैं मुस्कुराया और कहा, अरे मेरी जान, आप फिक्र ना करें, मैंने
ऑलरेडी बोल दिया है कैशियर को। फिर मैंने सुरभि का हाथ पकड़ा और कहा, तुम अपना ख्याल रखा करो। कुछ दिन बाद आपके साहबजादे लौट रहे हैं। यश लंदन से पढ़ाई करके लौटा और वापस आकर अपने माँ पापा का बिजनेस संभाल लिया। वहीं खुशी ने अपना स्कूल खोल लिया, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था, और साथ में एक अनाथालय भी बनाया, जहाँ बूढ़े लोग रह सके जिनकी औलाद उन्हें घर से निकाल दे या जिनके माँ बाप नहीं होते। यश कमरे में आया और अपनी मम्मी से कहा, मम्मा क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सुरभि ने बोला, हाँ यश बेटा, आ जाओ। यश अपनी मम्मा के पास बैठा और पूछा, मम्मा अगर मुझे कोई लड़की पसंद हो तो क्या आप उससे मुझे शादी की इजाज़त देगी? सुरभि मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा तुम जवान हो, समझदार हो, अच्छी बुरी बात समझते हो। हम तो अपने बच्चे की खुशी में खुश हैं। यश ने नजरें झुकाई, लेकिन मम्मा आप पापा से बात करें ना। वो लड़की अमीर नहीं है, गरीब है, लेकिन मम्मा वो बिल्कुल आप जैसी है, प्यारी और समझदार। सुरभि मुस्कुराई और बोले, ठीक है बेटा, मैं करूंगी तुम्हारे पापा से बात। मैं चाय पी रहा था। सुरभि गुस्से से बोली, अमन मीठी चाय पी रहे हो ना? मैंने घबरा कर कहा, नहीं। तो सुरभि ने कप हाथ में लिया और एक घुट चाय भरा और बोली, आपको शुगर है? क्यों करते हो बच्चों की तरह हरकतें? मैं मुस्कुराया और बोला, सुरभि जितना ख्याल आप रखती है मेरा, मुझे कुछ नहीं होगा। और मैंने प्राउड से कहा, मेरी बेटी खुशी कितनी मेहनत करती है, स्कूल बना लिया है, अनाथालय खोला, और वह कितनी रहम दिल है। सुरभि प्यार से बोली, पापा पर गई है खुशी सब बूढ़े लोगों का हाल पूछ रही थी जिनकी औलाद उन्हें यहाँ छोड़कर गई थी। अचानक वहाँ एक लड़का एक बूढ़े आदमी को लेकर आया। उसने पूछा, कौन है? वह बूढ़ा रोने लगा और बताने लगा, मेरे 4 बेटे हैं, मैंने उनको जवान किया, पढ़ाया लिखाया, और अब जब वह जवान हुए तो मुझे मारते रहे, खाना नहीं देते, दवाई के पैसे नहीं देते, मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं मर जाना चाहता हूँ। वह बूढ़ा रोने लगा, बाल बिखरे, दाढ़ी बड़ी हुई और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख से जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। खुशी ने अपने वर्कर से कहा, बाबा जी को नहलाकर खाना खिलाओ और डॉक्टर साहब से चेकअप भी करवाओ। खुशी ने इस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा जी आप मुझे अपनी बेटी ही समझो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। बूढ़ा दुआ देने लगा, काश तुम जैसी मेरी भी एक बेटी होती। जानते हैं ये बूढ़ा कौन था? यह बूढ़ा खुशी का बाप था, सुरभि का पहला पति रोहित था, जिसने बेटी पैदा होते ही सुरभि को तलाक देकर दर बदर फिरने के लिए छोड़ दिया था। आज बेटों के हाथ से रुस्वा होकर उसी बेटी की पनाह में आया था जिसे उसने ठुकराया था। उसने बेटी को बोझ समझा। किस्मत वक्त का खेल जरूर खेलती है, लेकिन किस्मत दोहरा जरूर है। खुशी घर गई, अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी। मम्मा आज एक बुजुर्ग मेरे सेंटर आए, उनके 4 बेटे थे, चारों ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब वह मेरे ओल्ड सेंटर में है। मोबाइल से उस बूढ़े की तस्वीर दिखाई। सुरभि वह तस्वीर देखते ही पहचान गई और सोचने लगी, रोहित बेटी को कदमों की धूल समझने वाले जिसे ठुकराया था उसी के दर पर आ गए। इससे पहले सुरभि कुछ कहती, फोन आया कि आज जो यहाँ पर बुजुर्ग आए थे उनकी मौत हो गई। सुरभि ने राज वहीं दफन कर दिया, और जिसने एक औरत को बेटी पैदा करने पर छोड़ा और अपने बेटों के हाथों रुस्वा हुआ, जो औरत तलाक के बाद रोई नहीं, जिस्म नहीं बेचा, हराम नहीं कमाया, एक हारे हुए इंसान का हाथ थामा और कामयाबी पर ले गई। और आज हमारे बेटे यश की शादी थी। मैं सुरभि की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, सुरभि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया, देखो ना, आज हमारे बेटे की शादी है। मैं एक मशहूर बिजनेसमैन बन चुका हूँ। बड़े बड़े लोग शादी में आए थे। आज एक इस कामयाबी के पीछे भी एक औरत थी। सुरभि ना होती तो आज शायद मैं कहीं पर पड़ा हुआ नशा कर रहा होता। औरत कदमों की धूल नहीं है जमाने वालों, लेकिन बिना औरत के मर्द सिर्फ एक अधूरी कहानी है। जहाँ मर्द टूट जाता है वहाँ औरत साया बनकर उसका साथ देती है। औरत कदमों की धूल ही सही। रोहित से पूछो, जब बेटों ने पैरों की धूल समझकर घर से निकाला तो बेटी ने सर का ताज बनाकर जगह दी। उससे पूछो, जब जमाना साथ छोड़ गया तब सुरभि ने ढाल बनकर मेरा साथ दिया। ऐसे ही हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत